तो हाँ जी बच्चों, हम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें अभी जो नेक्स्ट दो तीन लेक्चर्स लगेंगे उसमें हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करने वाले हैं। ग्रेविटेशन और कूलम ये दो फोर्सेस हैं जो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, बट अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगती है व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। तो हम इन दो फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं और इकट्ठा कॉमन बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू फोर्सेस। लाइक बोथ ऑफ द फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही में ना ये रिलेशन आती है। Both of the forces are inversely proportional to the square of distance. For example, if you have two charged particles placed at some distance small r, then both of them repel each other with the force F, which is given by in magnitude 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। ठीक है जी। और अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो वहां पर यही फोर्स मासेस की वजह से लगती है। इफ यू हैव टू मासिव ऑब्जेक्ट्स m1 and m2 and you have some distance r between them, तो वहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है that is given by g m1 m2 by r square। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है दोनों ही फोर्सेस का। अब ये जो डिस्टेंस r लिया जाता है, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अदर बॉडी, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ये डिस्टेंस बच्चे इस तरह से हम लेते हैं। और इस केस में भी जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के सेंटर से लेते हैं। बट ये जो कूलम्स लॉ है, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है जी। एंड दिस इज फॉर पॉइंट मासेस। बट जब हमारे पास ये पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मासेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। देखो, किसी भी चीज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज तब बोल सकते हो जब डिस्टेंसेस जो हैं उस प्रॉब्लम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, आपने अगर इससे काफी दूर किसी पॉइंट P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है, तो उस केस में जो डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द चार्ज, दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल, चाहे वो मासिव पार्टिकल है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन द डिस्टेंसेस इन्वॉल्वड इन द प्रॉब्लम, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें जो डिस्टेंसेस हैं, मेजरमेंट वाले डिस्टेंसेस, अगर वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़े हैं तो उस ऑब्जेक्ट को रिलेटिवली स्मॉल माना जा सकता है, उसके कंपैरेटिवली उसको पॉइंट मास माना जाता है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होगा, उसके लिए कंडीशन यही होगी कि ये जो डिस्टेंस इन्वॉल्व है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल। तो उस केस में ये लॉ वैलिड है और ऐसे ये वाला लॉ भी वैसे वैलिड है। तो ग्रेविटेशन के केस में भी डिस्टेंसेस काफी ज्यादा लिए जाते हैं, बड़े बड़े, और इसमें भी हम बड़े डिस्टेंसेस ले सकते हैं। ये दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस भी हैं। तो एक तो ये है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेट मी राइट हियर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल के सेंटर्स से जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं उस लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्सेस लगती हैं। और जो हम डिस्टेंस भी लेते हैं दैट इज आल्सो फ्रॉम सेंटर ऑफ वन पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ अदर पार्टिकल। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और तीसरी जो कॉमन प्रॉपर्टी है इन दोनों फोर्सेस में वो ये है कि बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं कोई ऐसी फोर्स जिसमें हम कुछ अगर एक्सटर्नल वर्क करें तो वो उस वर्क को अपने में स्टोर कर ले, उस फील्ड में वो वर्क स्टोर हो जाता है। मतलब आपका किया हुआ काम कभी वेस्ट नहीं होता, उस काम को आप जब चाहो तब आप रिट्रीव करा सकते हो, वापस किसी और काम में उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कंजर्वेटिव फोर्स को समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक बॉल है, वो बॉल ग्राउंड पर है, ठीक है,
और आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्योंकि ग्रेविटी तो यहाँ लग रही है, अर्थ पे है ये सारा कुछ, आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर उठा के लेके जा रहे हो किसी हाइट h तक, तो उस केस में बच्चों आपने कुछ वर्क किया है। वो वर्क कितना है? वो वर्क है फोर्स, ये आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, वो फोर्स किसके बराबर लगाई? mg के बराबर। जितना बॉल का वेट है उतनी ही फोर्स हम लगा रहे हैं इसको लिफ्ट करने में। आप इमेजिन कर लो, आपके सामने मान लो रिमोट कंट्रोल पड़ा है, छोटा सा रिमोट, उस रिमोट का वेट आपने अपने हाथ में उसको पकड़ा हुआ है, उसका वेट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जितना उसका वेट है आप उतनी ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो, धीरे धीरे उसको स्लोली मूव कर रहे हो, एक्सेलरेट नहीं कर रहे, कांस्टेंट स्पीड से उसको ऊपर लेके जा रहे हो। तो कैसे जा रही है बॉल ऊपर? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे इसको। अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स से बड़ी है, ऐसा नहीं है, दिस इज ए कांस्टेंट स्पीड। तो आप इसको धीरे धीरे स्लोली ऊपर लेके जा रहे हो। जब ऊपर लेके गए, हाइट h तक ले गए इसको, तो आपने जो वर्क किया है दैट वर्क इज F डॉट S। F आपने फोर्स लगाई mg के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो h के बराबर, और दोनों में जो एंगल थीटा है दैट इज cos 0 डिग्री, तो दैट इज mgh। इतना वर्क आपने परफॉर्म किया इसको ऊपर तक लिफ्ट करने में, और वो वर्क यहाँ पर अभी स्टोर रहेगा। जैसे ही आप इस बॉल को ऐसे आपने होल्ड किया हुआ है, जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे, यहाँ से ड्रॉप कर दोगे, तो ये बॉल क्या हो करेगी पता ही आपको, हाइट से छोड़ दोगे इसको तो धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट ऐसे वापस आ जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से ये बॉल वापस आ जाएगी। मतलब जो आपने इसमें वर्क किया था वो वर्क वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वही वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ mv² एट ग्राउंड। तो ये कहानी समझने वाली है, सच काइंड ऑफ फोर्सेस जिसमें हम कुछ काम करें और वो काम स्टोर हो जाए, अपने आप वो काम वापस हो जाए उल्टी डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स दोनों ही हैं। चार्ज पार्टिकल के केस में भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये भी दोनों आपस में चिपके रहेंगे। क्यों चिपके रहेंगे? क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं। हमने इसको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करके हम यहाँ तक ले गए, किसी डिस्टेंस r तक ले गए। किसी डिस्टेंस r तक जब हम इसको लेके जाते हैं, ऐसे दोनों में डिस्टेंस r बना दिया हमने, इस पे चार्ज q है पॉजिटिव, इस पे माइनस q चार्ज है। तो बच्चों ये वर्क भी आपने +2 क्लास में कैलकुलेट किया हुआ है। जब हम इसको r सेपरेशन पे लेके जाते हैं तो जो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, हमें जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज पॉजिटिव वर्क, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस q स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलो q1 q2 ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट q1 q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। तो उस केस में ये वर्क होता है और यही पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों चार्जेस की। तो u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r। इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो जब हमने वैल्यूज पुट करनी है आपने इसको नेगेटिव पॉजिटिव पुट करना है, ठीक है। तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है इस सिस्टम की। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही आप इस चार्ज को यहाँ से वापस छोड़ दोगे, यहाँ से आप इसको लीव कर दोगे, तो ये चिपक जाएगा जाके। जितना काम आपने किया उतना काम वापस हो जाएगा और चार्ज वापस जाके चिपक जाएगा। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल, जिसमें एक हम रिजिड सपोर्ट मान सकते हैं, एक स्प्रिंग मान सकते हैं, और उस मास को जब हम ऐसे खींचेंगे फोर्स F लगा के, यहाँ तक मान लो आप उस मास को ले आए, तो ये वापस भाग जाता है, अपनी पोजीशन पर वापस चला जाता है और ऑसिलेट भी करता है। तो वो काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट होती रहती है और ये चार्ज मास जो है ऑसिलेट करता रहता है। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है। नंबर 1, वर्क डन अगेंस्ट और बाय a conservative force is path independent, path पे डिपेंड नहीं करता, it depends only on initial and final positions, कि बॉडी इनिशियली कहाँ थी, फाइनली कहाँ पहुंची है फोर्स फील्ड में, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा, वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड पाथ इन द कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड पाथ। मान लो यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फील्ड है ऑलरेडी। कैसे होगी कंजर्वेटिव फील्ड? अर्थ मान लेते हैं, हमारी अर्थ के पास कंजर्वेटिव फील्ड है ना, अंदर की तरफ इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है।
आपने एक बॉल उठाई, उस बॉल को ऐसे घुमा के वापस वहीं पे ले आए, तो आपने कुछ वर्क किया उसको घुमाने में, तो वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। तो टोटल वर्क जीरो होगा जब भी आपका पाथ क्लोज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम आ गई है, तो वर्क डन जीरो होगा दोनों ही केसेस में। यहाँ पर अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को घुमा के वापस वहीं ले आओगे, सेम पोजीशन पे ले आओगे, तो वर्क डन इसमें भी जीरो होगा और इस केस में भी वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ जीरो होगा। तो ये कंजर्वेटिव की दूसरी मेन प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। एक तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क, दूसरा जो वर्क होता है ओवर ए क्लोज पाथ, उसको ऐसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट वही है, बात वही है, बट बोलने का तरीका डिफरेंट है कि क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो होता है। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस एंड फील्ड्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड्स। अब इन कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए ना फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक एक्सप्रेशन होता है, एक रिलेशन होती है, उसकी डेरिवेशन नहीं हम करेंगे, बस उसको आपने याद रखना है। तो फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड, ये थर्ड पॉइंट बना सकते हो आप, फॉर ए कंजर्वेटिव, पहले मैं फोर्स लिख रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इज इक्वल टू माइनस du बाय dr। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दो, ये जो u है ना, u इट इज जनरली फंक्शन ऑफ r। जैसे अभी देखो हमने चार्ज पार्टिकल के लिए u लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r, ये लिखा था ना, तो r का फंक्शन होता है ये u। अगर हम ग्रेविटेशन की केस में भी बात करें तो उसके लिए u mgh लिखा था, h की जगह आप r ले सकते हो, डिस्टेंस x ले सकते हो, तो उस केस में फिर अगर आप x ले लोगे तो d/dx बन जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी आप फोर्स निकालना चाहते हो ना, कंजर्वेटिव फोर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, तो आप वहां पर ये रिलेशन यूज कर सकते हो। उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू r, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। हर किसी केस में देखो 3 u है मेरे पास, ये है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ये है फॉर अर्थ एंड ए बॉडी एट सम हाइट r, और एक और है u का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सब आपने +1 में किया हुआ है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है उसका मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है दैट इज एक्स। ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये डिस्टेंस एक्स है। तो इन सब केसेस में अगर आप ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट फोर्स इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये एक रिलेशन होता है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए भी है, और एक कंजर्वेटिव फील्ड, कोई भी फील्ड हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में बच्चों हो सकती है, तो उस केस में हमारे पास किसी वेक्टर फील्ड के लिए, मान लो चलो ई वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, यू कैन राइट माइनस dv बाय dr। तो यहां पर जो v होता है दैट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी बट इट इज पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं इसको। v इज स्केलर पोटेंशियल corresponding to the field। जो भी हमने फील्ड मानी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर पोटेंशियल v है। तो अगर आपके पास v का फंक्शन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, या कोई भी फील्ड फाइंड कर सकते हो। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इस पर। देखो, दिस इज स्केलर पोटेंशियल v एंड माइनस dv बाई dr इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। वो स्केलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही फील्ड होगी, स्केलर फंक्शन। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसे होता है। बट जो रिलेशन है वो यही रहती है फॉर ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड ऑल द कंजर्वेटिव फील्ड्स। कंजर्वेटिव फील्ड्स वो होती हैं जिसमें जो हम कुछ काम करें वो काम उसमें स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक और फोर्स अगर हम डिस्कस करें, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के साथ भी आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो बहुत सारी चीजें। तो फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है? वो नहीं है कंजर्वेटिव। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे मान लो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसको जरा इमेजिन करो जो मैं कह रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर यहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई है,
लाइक दिस, वहां पर एक चेयर पड़ी हुई है और उस चेयर को आपने ऐसे खींचा, खींच के आप उसको वहां पर ले गए किसी दूसरी पोजीशन पर, यहां पर ले आए, ठीक है। तो क्या वो चेयर अपने आप वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है? नहीं जाती। आपने यहाँ पे वर्क किया है, कुछ किसके अगेंस्ट वर्क किया है? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, बट जो भी आपने काम किया वो वेस्ट हो गया, वो चला गया, वो कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, साउंड में कन्वर्ट हो गया, इन चीजों में कन्वर्ट हो गया। चेयर की पोजीशन जरूर चेंज हो चुकी है, कुछ काम उसमें भी आओ उसको डिस्प्लेस करने में, बट कुछ जो एनर्जी आप दे रहे हो वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण, जो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, वो वाला वर्क कंजर्वेटिव नहीं है, वो कंजर्व नहीं है। वापस चेयर नहीं चली जाती अपनी पोजीशन पर, अगर चली जाए तो आपको लगेगा वहां पर कोई भूत है जो उसको वापस ले गया, है ना। ये बहुत ही अजीब सी बात है, बट ये चीज जब ग्रेविटेशन के केस में होती है, हमने बचपन से ये चीजें देखी हुई है तो हमें अजीब नहीं लगता। जैसे जब से हम पैदा हुए हैं हमने देखा कि जब हम किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं, लाइक दिस, बच्चे खेलते हैं बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है ना। तो ये बहुत ही हैरानी वाली चीज है। चेयर के साथ ऐसा नहीं होता, बच्चे बॉल को ऐसे रोल करते हैं तो वापस नहीं आती, ऊपर फेंकते हैं तो वापस आ जाती है। कितनी हैरानी वाली बात है, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस है ना। बट आपने उन चीजों को ऐसे फील नहीं किया हुआ उस टाइम पर, क्योंकि आप जब से पैदा हुए हो, जब से आप इस दुनिया पे आए हो, ये चीजें हो रही हैं तो आपके लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये फील्ड जो है फ्रिक्शन वाली, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, इसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे नेचर के बारे में हमें पता चलती हैं जब हम ये सब्जेक्ट्स, फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, जो आपके सिलेबस का डायरेक्ट टॉपिक है, जो हर किसी मैकेनिक्स की क्लास में करवाया जाना चाहिए, दैट इज द इंट्रैक्शन और द फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास एंड ए शेल। देखो, अभी तक हमने जो ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा है, फोर्स हम फाइंड करते हैं दो पार्टिकल के बीच में, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, और डायरेक्शन उसकी माइनस आर कैप होती है, ठीक है। तो पहले इसको ही समझ लेते हैं। क्या होता है कि एक ये मास है m1 और एक दूसरा मास है m2, ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको इधर की तरफ फोर्स लगती है, वो दूसरा वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक दिस। अब जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स अगर हमें लिखनी है, मान लो ये फोर्स आपको लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? यहां हम ओरिजिन मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन को रेडियली आउटवर्ड मान लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। दिस फोर्स इज F12, वेक्टर लगा देते हैं, दिस फोर्स इज F21। तो नाम से पता चल रहा है 21 मीन्स फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, 12 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड। तो अगर हमें F12 लिखना है बच्चों, F12 वेक्टर लिखना है, तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड है जो सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन, F12 की डायरेक्शन ये वाली है, और उसी डायरेक्शन में हमारा रेडियल वेक्टर भी है आर कैप, तो ये हमारे पास F12 लिखा गया इन वेक्टर फॉर्म। बट अगर F21 लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। यू कैन सी F21 इज ऑपोजिट टू आर कैप, तो उसमें फिर माइनस आर कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया जाता है अट्रैक्टिव फोर्स को बताने के लिए, बट दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इसमें देखो माइनस साइन नहीं आया, इसमें माइनस साइन आया, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड के साथ, फोर्स की अमाउंट के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है जी। और ये दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ओके, अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, शेल थ्योरम, जो थ्योरम हमारे काम आएगी टू फाइंड द फोर्स बिटवीन, क्या करना चाहते हैं, फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास, दिस इज ए पॉइंट मास, स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं, एंड हेयर वी हैव ए शेल, दिस इज शेल, ठीक है। शेल कैसी होती है? शेल आपको पता है अंदर से होलो होती है, खाली सफेरिकल शेल लेते हैं इसको। देखो देखने में सफियर नहीं लग रहा क्योंकि मेरी ड्राइंग ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट है ये सफियर ही, इसको मान लो ये सफियर है,
इसकी रेडियस r है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करनी है, ये इसका सेंटर है, ओ सेंटर। तो जब भी ये फोर्स फाइंड करनी होती है बच्चे, हमें डिस्टेंस लेना होता है ये वाला, सेंटर टू सेंटर। जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, तो r इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ वन पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ अदर पार्टिकल। इस तरह से हमें डिस्टेंस लेना होता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम पहले शेल थ्योरम को स्टेट कर लेते हैं। जब हम शेल थ्योरम को स्टेट कर लेंगे, फिर हम उसकी हेल्प से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू द शेल। तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर होलो स्फीयर कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, प्रोवाइडेड कि उसका मास वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, स्फेरिकल शेल से क्या होगा कि इसकी शेप में सिमेट्री रहेगी। शेप में सिमेट्री का मतलब है कि ये वाला पार्टिकल जितना इसके पास रहेगा, उसके ऑपोजिट वाला पार्टिकल उतना ही दूर रहेगा। सेम अमाउंट से ये पास है, ये दूर है, तो वी कैन टेक इट्स एवरेज। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल जितना इसके पास रहेगा, उतना ही दूसरे उसके ऑपोजिट वाला एक पार्टिकल होगा, वो उसके नजदीक रहेगा। तो इस तरह से वहां पर एक सिमेट्री है, स्फेरिकल शेल शेप होने के कारण देयर इज अ सिमेट्री। तो इफ देयर इज अ सिमेट्री एंड the mass is uniformly distributed over the shell, only in that case we can consider that whole mass of the shell is concentrated at its center. किसके लिए? For all those points which are outside the shell, सारे वो पॉइंट जिसके लिए वो जो पॉइंट्स हैं they should be outside the shell. तो this is the theorem. अब इस theorem को बच्चों हम यूज करेंगे to find the force between these two objects, ठीक है। शेल और मास में, स्मॉल मास में हमें फोर्स फाइंड करनी है। हाँ जी बच्चों, तो फोर्स यहाँ पर एक पॉइंट मास मान लेते हैं। उस पॉइंट मास का डिस्टेंस इसके सेंटर से स्मॉल r है, ठीक है, और ये कैपिटल M है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस पॉइंट मास पर, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शेल। वो जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज गिवन बाय मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम I वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। जैसे हमारे पास चार्ज के केस में क्या होता है, चार्ज के केस में फोर्स होती है F इज इक्वल टू QE। चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो जो भी ये मास है उसको यहाँ पर इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, दैट विल बी IP वेक्टर, उसको हमें फाइंड करना है। तो IP वेक्टर को फाइंड करने के लिए वी कैन हैव थ्री केसेस। केस 1, पहले यहां लिख देते हैं, दिस इज फोर्स ऑन मास स्मॉल m ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू शेल। ऐसे लिखते हैं, ऑफ शेल एट P। तो दिस इज फोर्स, ठीक है। केस 1, केस 1 इज इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड, इसे ये बाहर है, तो इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है IP, दैट इज गिवन बाय Gm/r²। हाँ जी बच्चों, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज गिवन एट दिस पॉइंट, ये कैसे आई मेरे पास? बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आउटसाइड के केस में हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m के साथ, तो फोर्स आउटसाइड is Gm/r², ठीक है। जस्ट इस तरह से हम लिख देंगे आंसर। केस 2, एट द सरफेस ऑफ शेल, शेल के सरफेस पे बच्चों जो स्मॉल r डिस्टेंस है, ये ऐसे आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पुट करना है, तो सरफेस पे जो फोर्स लगेगी स्मॉल m पे, दैट विल बी Gmm/R²। डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन इसकी ऐसे अंदर की तरफ है और इस तरफ हमारे पास रेडियली आउटवर्ड r कैप है, तो डायरेक्शन इस केस में -r कैप आएगा
और यहाँ पर भी माइनस आर कैप आएगा। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लग रही है वो आर कैप जो बाहर की तरफ है उसके ऑपोजिट लग रही है, इस माइनस का ये मतलब है। और केस थ्री है कि अगर ये पॉइंट इनसाइड लाई करे, ठीक है, तो उसमें हम गॉस लॉ जैसा एक थ्योरम यूज करेंगे कि अगर यहाँ पर पॉइंट हो, लेट अस सपोज हियर इज द पॉइंट, हाँ जी केस 3, तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं और उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर ही मान लेते हैं यहाँ से अभी। तो इस पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड, is 0. Why 0? Because there is no mass enclosed by the वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस वॉल्यूम के अंदर कोई मास नहीं है। अगर मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां से आएगी ना। मास तो तभी होता है व्हेन देयर इज, ग्रेविटेशनल फील्ड तो तभी होती है व्हेन देयर इज सम मास इनसाइड द शेल। तो ये 0 हो गई। देयरफॉर द फोर्स इनसाइड द शेल ऑन दिस मास, अगर हम यहाँ पे मास रखें तो दैट फोर्स इज 0। तो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। तो 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में आपको जस्ट इस तरह से फॉर्मूला स्टेट करना है। अब इसका एक ग्राफ भी है। अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है इस केस में, या फोर्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा। हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ही ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है IP, और ये डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहाँ पे कहीं पे कैपिटल R है। तो जब तक आप अंदर हो 0 से लेके कैपिटल R तक देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड, 0 है वो। ठीक है, तो ये 0 आ गई। फिर अचानक से जब आप सरफेस पे पहुंचे तो एक वैल्यू आ गई, वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अचानक से आ गई जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे, और ये वैल्यू है Gm/r²। सिर्फ इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। अगर फोर्स लिखनी है तो स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वो हमें पता ही है, फॉर्मूले में हमें ऐसे पता चल रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर होलो शेल। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों ये जो हमारा सिस्टम है, एक होलो शेल है और एक मास है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि जब हम इसको छोड़ेंगे इस मास को तो ये मास इस तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो इस टाइम पर इनकी एक पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम कैलकुलेट करेंगे आने वाले टाइम में। हाँ जी, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल field intensity of a solid sphere of mass capital M, radius capital R। ठीक है जी, चलिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको IP वेक्टर से हम डिनोट करेंगे। 3 केसेस होंगे हमारे पास। पहला केस आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा ऑन इट्स सरफेस, और तीसरा पॉइंट होगा इनसाइड इट, इनसाइड द सरफेस। ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाए किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है IP वेक्टर, और अगर आप यहाँ पर एक स्मॉल मास m रख दो, स्मॉल मास m, तो उस पर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द IP। अगर ये IP वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये मास इस तरफ जाएगा, उधर की तरफ फोर्स लगेगी, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज गिवन बाय मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये उसका फॉर्मूला है। ये सेम वैसे ही है जैसे हम चार्ज के केस में लिखते हैं F = चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेम सिमिलर है ये दोनों चीजें। ठीक है, तो अगर फोर्स लिखनी है ये फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम IP वेक्टर लिख लेते हैं।
ठीक है, सिचुएशन ये है, हमारे पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है और मास एम है। मास एम जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मतलब ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम है, अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूं दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो उस वॉल्यूम में मास जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो इसकी डेंसिटी है विच इज मास बाय वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब जो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट, ये हमारा केस है, ठीक है, जिसके लिए हम ये फाइंड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं मास को यहाँ बनाने की कोशिश करूँ कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ करके, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है दैट इज सेम, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का ये मतलब है। ये जो स्फीयर है कहीं से हल्का कहीं से भारा ऐसा नहीं है, हर जगह से इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है। अगर आप इस यूनिट में से छोटा सा वॉल्यूम यहाँ से निकालो, ये वॉल्यूम मैं ऐसे मान रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको मतलब क्या है इसका, और ऐसे ही एक वॉल्यूम कहीं और से निकालें, सेम वॉल्यूम अगर हम फाइंड कर लें, निकाल लें, बाहर निकाल लें लाइक दिस, तो इस वॉल्यूम का जो मास होगा वही मास इस वॉल्यूम का होगा, ये भी इसका मतलब है। तो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला केस ये है कि जो हमारा पॉइंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, इसका डिस्टेंस हम सेंटर से वैसे ही स्मॉल r मान लेते हैं, जैसे हमेशा मानते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। और इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी टुवर्ड्स द मास, ठीक है, टुवर्ड्स द मास IP वेक्टर होगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो IP वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो ये IP वेक्टर बन गया। इस IP वेक्टर को हम लिखने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, IP वेक्टर, पहले मैं लिख दूं केस 1, when P is outside the sphere, in that case the gravitational field intensity IP vector is given by G into total mass divided by distance का स्क्वायर। देखो हम यहाँ पर ना ऐसे एक शेल बना सकते हैं, ये स्फेरिकल शेल बनाई है मैंने, उस स्फेरिकल शेल के अंदर जितना भी मास इनक्लोज्ड होगा, इसके अंदर जैसे टोटल मास कैपिटल M इसी के अंदर है, सारा इसके अंदर इनक्लोज्ड है, वो सारा मास अगर इस शेल के अंदर आ जाए तो हम कंप्लीट मास लेंगे इस फॉर्मूले को लिखने के लिए, ठीक है, पूरा मास लेंगे, सारा ही मास इसके अंदर है। तो दिस इज द फॉर्मूला Gm/r², डायरेक्ट फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, +1 क्लास में हम बच्चों को करवाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन। तो इसकी डेरिवेशन +1 क्लास में हम करते हैं, उसमें हम ऐसा करते हैं कि फोर्स पहले लिखते हैं, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, अगर उनमें डिस्टेंस है, ये न्यूटन्स लॉ ही है और कुछ नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ हम कैसे करते थे IP की डेरिवेशन। तो IP को डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट मास, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं यहाँ पर एक मास रख दूं स्मॉल m, उसमें और इस कैपिटल M में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो वही लगती है, Gm/r²। तो जस्ट उसी को जब हम m से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं, यहाँ हम पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं, फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स लिखते हैं। तो ये जस्ट बाय न्यूटन्स लॉ है और कुछ नहीं है ये। चलो, तो ये तो लॉ ही है न्यूटन का, हमें ये पता लग गया। अगर हमें फोर्स लिखनी है, फोर्स ऑन द मास एट पॉइंट P, दिस पॉइंट, इसको 1 ले लेते हैं, P1 ले लेते हैं, ठीक है। तो वो फोर्स हो जाएगी Gm/m डिवाइड बाय r²। जस्ट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करना लाइक दिस। अच्छा, डायरेक्शन भी लिखनी है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ ना मैं, तो डायरेक्शन लिखने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे और यहाँ पे r लिखेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है, r ऊपर की तरफ होगा, उसके ऑपोजिट। यहाँ पर भी वही चीज हम कर सकते हैं। तो ये पहला केस सॉल्व हो गया फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। सेकंड केस में हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सरफेस पे, ये जो पॉइंट P है इसको P2 मान लेते हैं, सरफेस पे आ जाएगा। अब उसका डिस्टेंस कैपिटल R है,
तो जस्ट क्या करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना, सरफेस पे भी दोनों चीजें आप लिख पाओगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। When observation point lies on surface, तो अब सरफेस पे अगर आप चलेंगे तो उसका डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो आई पी वेक्टर कैन बी रिटन एज जी एम बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन वही आर कैप वाली। और फोर्स अगर लिखनी है स्मॉल मास एम पे एट पॉइंट P2, दिस इज पॉइंट P2, तो वो लिख सकते हैं माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। थर्ड केस है व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। ये हमारे पास स्फीयर है, रेडियस आर है, लेकिन अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहां पर है, दिस इज P3, इसका डिस्टेंस वही स्मॉल आर ले लेते हैं सेंटर से, ये स्मॉल आर है। अब बच्चों हमें जो मास लेना है ना यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, वो मास ये वाला लेना होता है जो इस डॉटेड स्फीयर के अंदर होगा। ये एक स्मॉल स्फेरिकल वॉल्यूम है, स्मॉल स्फेरिकल सरफेस लिख लेते हैं इसको। कैसा है, पासिंग थ्रू P है, पॉइंट से पास करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन सरफेस के साथ हम करते हैं, पासिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऐसा है, एंड इट इज नॉर्मल टू आईपी वेक्टर। ये सब कंडीशंस हैं, ये सब कंडीशंस यहाँ मीट होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सरफेस है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम जहां से फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो आईपी वेक्टर, डायरेक्शन की बात करें तो आईपी वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ ही होगा, IP3। बट उस IP3 वेक्टर में हमें बच्चों ये वाला मास लेना है जो इसके अंदर है, स्मॉल एम। फॉर्मूला यही है, बट उसमें मास वो लेना है और डिस्टेंस स्मॉल आर लेना है। ठीक है, तो केस नंबर 3, केस 3 है when observation point lies inside the sphere। ठीक है जी, तो inside the sphere है, तो let small m is mass enclosed by spherical surface शॉन। तो जो हमने स्फेरिकल सरफेस वहां पे शो किया उसके अंदर वाला मास स्मॉल एम है, जैसे मैंने बताया। तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस जी स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये आंसर होगा। बट स्मॉल एम अभी हमें फाइंड करना बच्चों, स्मॉल एम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम, क्योंकि हमें कैपिटल एम गिवन है। जो चीजें गिवन होती है ना, अपना रिजल्ट वही पैरामीटर्स में लेके जाते हैं फिजिक्स में। कैपिटल एम अगर हमें गिवन हो, टोटल मास ऑफ द स्फीयर, और हमें रेडियस गिवन है, ये दो चीजें गिवन है, तो हमें इस पैरामीटर को उसमें लेके जाना है, इन दोनों पैरामीटर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टू फाइंड स्मॉल एम। स्मॉल एम हम निकालेंगे कि कितना मास है उसके अंदर। कैसे पता चलेगा, देखो अभी मैंने बताया कि रो जो है वो कांस्टेंट है, रो मतलब डेंसिटी, मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, दैट इज कांस्टेंट। अब मतलब अंदर वाला जो हिस्सा है उसकी भी मास डेंसिटी सेम रहेगी, उसके बराबर ही रहेगी जो पूरे स्फीयर की है। तो पूरे स्फीयर की मास डेंसिटी तो हमने फाइंड करी हुई है ऑलरेडी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये होती है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और अंदर वाले की अगर सिर्फ इनक्लोज्ड वाले का फाइंड करनी है डेंसिटी, तो उसमें अंदर वाला ही मास आएगा, इनक्लोज्ड मास अपॉन जो वॉल्यूम है वो भी इनक्लोज्ड, उसी वही वाला छोटा वाला वॉल्यूम। तो उसकी रेडियस तो स्मॉल आर है ना छोटे वाले वॉल्यूम की, तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर। तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें स्मॉल एम फाइंड करना था। स्मॉल एम आ गया कैपिटल एम इंटू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो लेट दिस इज इक्वेशन 1, इसको हम करेंगे पुट इन 1।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, लेट मी ड्रॉ ए लाइन हियर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा IP3 वेक्टर इज माइनस जी बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेते हैं पहले हम, माइनस जी बाय आर स्क्वायर, स्मॉल m को ये पुट करते हैं, कैपिटल M आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर एक इससे कैंसिल हो गया, और इसके साथ आर कैप इज फॉर डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया IP3 का, 3 मतलब इनसाइड वाला पॉइंट। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स भी लिखना चाहते हैं हम, तो फोर्स कैसे लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आती है। ये बार बार मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज मास। तो वहां पर फिर अगर हमें फोर्स लिखनी है तो फोर्स बनेगी, लेट मी राइट हियर, F at P3 point is minus GM M R by capital R cube R cap। ये बहुत जगह कम है, यहाँ नहीं लिखेंगे। देखो, तो अगर मैं यहाँ पर अभी स्मॉल m मास रख दूं, तो स्मॉल m मास पे जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज गिवन बाय small m times gravitational field intensity at point 3. So this is minus g m small m r by capital R का क्यूब है ना इसमें नीचे, हाँ, क्यूब इंटू आर कैप, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स। हम इंटरेक्शन ही फाइंड करना चाहते थे। इंटरेक्शन मतलब द फोर्स ऑन पॉइंट मास फॉर सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट इससे पहले किया था, और अभी हमने सॉलिड स्फीयर फिनिश कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका ग्राफ भी बनाते हैं, जैसे हमने ग्राफ बनाया लास्ट केस में होलो स्फीयर के लिए, इसमें हम सॉलिड के लिए बनाएंगे। तो लेट अस राइट ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ IP वेक्टर with R for सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर भी बच्चे वैसे सॉलिड ही होता है, बट उसमें अंदर से खोखला होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉलिड स्फीयर होता है ये अंदर से भरा हुआ होता है, बट ये टर्मिनोलॉजी यही यूज की जाती है। होलो मतलब खाली अंदर से, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ। तो सॉलिड स्फीयर में हमने ये देखा कि अगर हम इनसाइड हैं, IP इनसाइड इज माइनस जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब आर कैप, ठीक है। सरफेस पे दिस इज माइनस जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर आर कैप। आउटसाइड माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। अब जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, इसमें स्मॉल आर इज वेरिएबल, उसको हम वेरी करेंगे अभी, क्योंकि मैंने देखो ऊपर लिखा है ना कि स्मॉल आर के साथ इसका ग्राफ बनाना है। तो स्मॉल आर इज वेरिंग। फर्स्ट केस में हमें पता चल रहा है कि ये चीज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इनसाइड द स्फीयर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इफ दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये P का मतलब सिर्फ इतना ही है, एट पॉइंट P, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड दिस इज एक्स एक्सिस जिसमें हमारा स्मॉल आर बढ़ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। तो जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तब उसकी वैल्यू कुछ मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा हूं, वैसे यहाँ माइनस लगे हुए हैं, माइनस इज ओनली फॉर डायरेक्शन एंड दिस ग्राफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ IP, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव बना दिया। यहां पर हमारे पास आ गया जी ये वैल्यू GM बाय कैपिटल आर स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होता है और बाकी ये माइनस और ये आर कैप डायरेक्शन के लिए होता है। चलो, तो ये हमारे पास आ गई एक फिक्स्ड वैल्यू। इसके अंदर क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो अंदर ये ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये देखो, ये ऊपर है
और ये चीज नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये ऐसा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। ऐसा ग्राफ आपने गॉस लॉ में भी पढ़ा हुआ है +2 क्लास में, जब हम सॉलिड सफियर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। होलो सफियर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे होलो की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये अभी हमने पढ़ लिया फोर्स के बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में। सेंट्रल फोर्स में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पॉइंट मास ड्यू टू होलो शेल एंड ड्यू टू सॉलिड सफियर, ये अभी हमने फिनिश किया है। अब हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी को सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मास के कारण हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के कारण भी हो सकती है।